बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में आ सकती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? अगर हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना चाहें तो प्रोबेबिलिटी कहते हैं एन इवेंट टू अकर, कि किसी भी चीज़ का वकूअ पज़ीर होना, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो लास्ट लेक्चर में हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था और फिर उस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल ने उसको इंटरप्रेट किया कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसमें जो जीन्स की है या अलील्स की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है क्रोमोसोम के अंदर। अच्छा, उसके बाद F2 जनरेशन में किस किस्म के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, तो उसको हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हमारे पास है पनेट स्क्वायर मेथड और दूसरा हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। तो पहले हम पनेट स्क्वायर मेथड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट रूल को। तो सबसे पहले पनेट स्क्वायर मेथड से पहले कल का जो लेक्चर है उसकी जो इनिशियल आप कह सकते हैं स्टेज है उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें। मेंडल्स ने दो किस्म के प्लांट लिए, एक राउंड येलो प्लांट था और दूसरा हमारे पास था रिंकल्ड येलो प्लांट, सॉरी रिंकल्ड ग्रीन। तो जिस तरह कल हमने डिस्कस किया था कि राउंड येलो प्लांट की जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस आर के लिए है और कलर के लिए कैपिटल वाई। जो आर वो जीन है राउंड का और येलो जीन है, सॉरी वाइट जीन है येलो कलर का। इसी तरह यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब इनको ये गैमीट प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ सारे गैमीट इस कॉम्बिनेशन के साथ प्रोड्यूस होंगे, जितने भी गैमीट प्रोड्यूस होंगे, और यहाँ इस कॉम्बिनेशन के साथ प्रोड्यूस होंगे। तो जब ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे तो फर्टिलाइज करने के बाद हमारे पास जो जाइगोट बनेगा उसमें आप कह सकते हैं ये कॉम्बिनेशन है। और हमने डिस्कस किया था कि अगर आर के लिहाज से देखें जाए तो इस प्लांट को राउंड बनना चाहिए, राउंड सीडेड बनना चाहिए, और कलर के लिहाज से देखा जाए तो इसको येलो बनना चाहिए। तो F1 के अंदर जितने भी आप कह सकते हैं इंडिविजुअल थे मेंडल के एक्सपेरिमेंट में वो सारे के सारे राउंड येलो थे। फिर हमने डिस्कस किया था कि जब ये मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा और फीमेल, यहाँ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता क्या है? जो कैपिटल आर है, अब आर का पेयर भी सेपरेट होना है, वाई का पेयर भी सेपरेट होना है। जो कैपिटल आर है जब वो गैमीट में सेपरेट होता है वो पॉसिबिलिटी है वो कैपिटल वाई को लेके सेपरेट हो, पॉसिबिलिटी है वो स्मॉल वाई को लेके सेपरेट हो। इसी तरह आप कह सकते हैं जो स्मॉल आर है पॉसिबिलिटी है कैपिटल वाई के साथ सेपरेट हो, पॉसिबिलिटी है स्मॉल वाई के साथ। यहाँ इसी तरह यहाँ है कि आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। यानी मेल गैमेट भी इसी तरह प्रोड्यूस होंगे, फीमेल गैमेट भी इसी तरह प्रोड्यूस होंगे। तो हमारे पास यहाँ जब हम इनको फर्टिलाइज करवा सकते हैं तो फर्टिलाइजेशन रैंडम है। चार ये हैं, चार हमारे पास ये हैं। तो जब हम फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अब इन 16 में से कौन सा प्लांट किस जीनोटाइप के साथ होगा, तो ये हम चेक करते हैं पनेट स्क्वायर के जरिए। पनेट स्क्वायर वो मेथड है जिसके जरिए से ये चेक किया जाता है कि जीनोटाइप एक प्लांट की क्या बनेगी। तो यहाँ 16 कॉम्बिनेशन, इसके लिए मैंने ये टेबल ड्रा कर दिया है। तो इसको ड्रा हम कैसे करेंगे? सबसे पहले एक तरफ मेल गैमेट हमने ड्रा कर दिया, एक तरफ फीमेल गैमेट ड्रा कर दिया। तो मेरा तो तरीका ये है कि मैं एक एक अलील को या एक जिनको इंडिविजुअली ड्रा करता हूँ सेपरेटली, ताकि मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो। बाकी आप जिस तरह आपने एक गैमेट इधर से लेना, एक इधर, दोनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ कॉम्बिनेशन बना देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले मैं फॉलो करता हूँ राइट साइड, फिर मैं फॉलो करता हूँ अपर साइड। तो जैसे फॉर एग्जांपल आर है यहाँ, तो पहले तो मैं सारे आर लिख देता हूँ। यहाँ कैपिटल, इसी तरह यहाँ भी कैपिटल आर है, यहाँ भी कैपिटल आर है, यहाँ भी कैपिटल आर है, यहाँ भी कैपिटल, यहाँ स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, इसी तरह यहाँ भी स्मॉल आर है, यहाँ भी स्मॉल आर है, यहाँ भी स्मॉल आर है, यहाँ भी। तो ये मैंने सारे एक साइड के आर लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ स्मॉल वाई है, यहाँ भी स्मॉल वाई है, यहाँ भी स्मॉल वाई है, यहाँ कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। चलिए
फिर मैं ऊपर वाले जैसे आर 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 स्मॉल 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 आर। अब वाई 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 स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ 16 किस्म के जाइगोट बन गए। अब रूल ये है कि अगर किसी पेयर में कैपिटल आर आ जाए वो राउंड बनेगा, अगर स्मॉल कैपिटल वाई आ जाए वो येलो बनेगा। क्लियर? यानी राउंड दो तरह से पॉसिबल है कि ये कंडीशन हो ये कंडीशन हो, और येलो दो तरह से पॉसिबल है, ये कंडीशन हो ये कंडीशन हो, ये भी येलो बनाएगी। इसी तरह आप कह सकते हैं हाँ रिंकल उसी वक्त पॉसिबल है जब ये कंडीशन आएगी, और ग्रीन उस वक्त पॉसिबल है जब ये कंडीशन आएगी। तो यहाँ अब हम देखें कौन सा प्लांट किस फिनोटाइप, कौन सी फिनोटाइप बना सकते हैं। तो ये तो राउंड येलो प्लांट बनेगा, यहाँ भी राउंड येलो प्लांट बनेगा, यहाँ कैपिटल आ गया यहाँ भी कैपिटल आ गया, तो ये भी आप कह सकते हैं राउंड येलो प्लांट बनेगा। इसी तरह यहाँ भी कैपिटल, जब भी कैपिटल आएगा वो तो डोमिनेट करे, राउंड येलो प्लांट। अच्छा उसके बाद यहाँ एक वाई कैपिटल है एक स्मॉल है, लेकिन ये भी राउंड येलो बनेगा। हाँ यहाँ अगर आप देखें यहाँ राउंड और येलो ग्रीन, यहाँ कैपिटल तो राउंड येलो। यहाँ अगर देखा जाए राउंड ये भी ग्रीन, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो। यहाँ अगर देखा जाए रिंकल्ड येलो, यहाँ भी रिंकल्ड येलो, और ये राउंड येलो, और ये हमारे पास बनेगा राउंड ग्रीन, और ये रिंकल्ड येलो, और ये रिंकल्ड ग्रीन। क्लियर? तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो जो राउंड येलो प्लांट है वो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 प्लांट राउंड येलो है। उसके बाद अगर हम रिंकल ग्रीन की बात करें, एक प्लांट ये और एक ये राउंड ग्रीन की अगर हम बात करें 3 प्लांट ये है। अगर रिंकल येलो की बात करें तो एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये, तो रिंकल्ड येलो 3 बन जाएंगे, और एक प्लांट हमारे पास है रिंकल्ड ग्रीन का। तो राउंड येलो 3 3 1, तो राउंड येलो प्लांट 9 आते हैं, राउंड ग्रीन प्लांट 3 आते हैं, रिंकल्ड येलो प्लांट 3 आएंगे, और रिंकल्ड ग्रीन प्लांट 1 आए। तो ये हमारे पास है स्पन्नेट स्क्वायर के जरिए से हम फिनोटाइपिक प्रोबेबिलिटी और जीनोटाइपिक प्रोबेबिलिटी दोनों हम चेक कर रहे होते हैं। अच्छा मेंडल ने जो ऑब्जर्व किया था, आपको याद हो कि जब डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 के रिजल्ट आए थे तो इसी रेशो के साथ आए थे कि राउंड येलो प्लांट 9 थे, राउंड ग्रीन प्लांट 3 थे, रिंकल येलो प्लांट 3 थे, और रिंकल ग्रीन प्लांट 1 था। एक तो मेथड है, इसको हम कहते हैं पन्नट स्क्वायर मेथड, लेकिन इसके अलावा एक और मेथड है जिसके जरिए से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या होता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस की जो आप कह सकते हैं फिनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी थी वो हम ले लेते हैं, और अगर हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाना है और उसकी आप फिनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहते हैं, या आप कह सकते हैं फिनोटाइपिक प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में चूंकि 2 कैरेक्टर इकट्ठे स्टडी की जाए तो 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जो रिजल्ट है उनको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। जैसे F2 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा 4 में से 3 का बनता था, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास सबसे पहले अगर राउंड कैरेक्टर है, एक तरफ रिंकल कैरेक्टर है, तो जब ये F1 जनरेशन में आएगा तो सारे राउंड कैरेक्टर आएंगे, F2 जनरेशन में 3 रिंकल्ड आएंगे 4 में से, और राउंड आएंगे और 1 रिंकल्ड आएगा। ये हमारे पास है। तो जितने भी राउंड कैरेक्टर हैं वो जो मेंडल ने स्टडी किए उनमें F2 जनरेशन में 3:1 की रेशो होती थी। जैसे सपोज अगर मैं बात करूं सीड शेप के हवाले से, तो राउंड कैरेक्टर की प्रोबेबिलिटी F2 जनरेशन में 3/4 है,
और येलो करेक्टर की जो प्रोबेबिलिटी है, चूंकि ये भी डोमिनेंट है, इसकी भी 3/4 होगी। क्लियर? तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो राउंड येलो प्लांट कितने आएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस में? 3/4, 3/4, 9/16। ठीक है। फिर हम अगर चेक करना चाहते हैं कि राउंड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो राउंड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है इंडिविजुअल 3/4 और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है 1/4, क्योंकि ग्रीन रिसेसिव है, राउंड डोमिनेट है। तो ओवरऑल हम अगर राउंड ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कंबाइंड मालूम करना चाहें तो 3/16 हो जाएगी। इसी तरह अगर हम मालूम करना चाहते हैं रिंकल्ड येलो, तो रिंकल की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 1/4 और येलो की है 3/4। तो रिंकल्ड येलो की बन जाएगी 1/4 मल्टीप्लाई इंटू 3/4, तो 3/16 बन जाएगी। अगर हम रिंकल्ड ग्रीन की मालूम करना चाहते हैं, तो रिंकल की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है 1/4 और ग्रीन की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, 1/16। तो अगर देखें सेम रिजल्ट जो पन्नेट स्क्वायर की वजह से आया था, तो इस प्रोडक्ट रूल के जरिए से भी आ सकता है। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि रेशियो ऑफ ईच फेनोटाइपिक कॉम्बिनेशन, कि हमारे पास जो फेनोटाइपिक कॉम्बिनेशन की जो रेशियो है वो क्या बनेगी, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल फेनोटाइप। तो हम इंडिविजुअल फेनोटाइप मोनोहाइब्रिड क्रॉस में निकाल के फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस में उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम राउंड येलो को हम मालूम करना चाहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की प्रोबेबिलिटी है येलो, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की राउंड येलो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी में आएगा उसका कॉम्बिनेशन यहाँ बन जाएगा जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है डाई हाइब्रिड क्रॉस की प्रोबेबिलिटी। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट है इंडिविजुअल कैरेक्टर के, और ये कंबाइंड कैरेक्टर के रिजल्ट है। तो दोनों के लिहाज से अगर देखा जाए तो दोनों में सेम आप कह सकते हैं रिजल्ट आते। तो ये दो मेथड है, पन्नेट स्क्वायर मेथड और प्रोडक्ट रूल। तो इनके जरिए से आमतौर पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जा सकती। अच्छा, उसके बाद मेंडल्स ने कहा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ एलील्स, कि एक कैरेक्टर के जो एलील्स हैं वो दूसरे कैरेक्टर या ट्रेट के एलील के लिहाज से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, कि जब वो अगली जनरेशन में या अगली गैमेट में जाएंगे तो एक कैरेक्टर के एलील इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली जाएंगे और दूसरे कैरेक्टर के एलील इंडिपेंडेंटली जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं लैक ऑफ नॉलेज था मेंडल को क्रोमोसोम के बारे में, क्योंकि क्रोमोसोम डिस्कवर हुए हैं 1882 में, और मेंडल्स ने जो लॉ पेश किए हैं, पहले हम इसकी बात करें, मेंडल्स ने जो अपना लॉ पेश किया है वो 1865 में ये प्रेजेंट किया था ब्रन सोसाइटी ऑफ नेचुरल साइंसेज, और 1866 में ये पब्लिश हुआ है। क्रोमोसोम कब डिस्कवर है? 1882 के अंदर, लेकिन इसने लॉ तकरीबन आप कह सकते हैं उससे काफी अर्सा पहले ही पेश कर दिए थे। तो मेंडल्स क्रोमोसोम के बारे में नहीं जानता। आजकल हम जानते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं उसके ऊपर जीन्स लोकेटेड होते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि हमारे पास एक मंजिल है, सपोज एक जगह है जहां लोगों ने पहुंचना है, कुछ लोग साइकिल पे सवार हैं और कुछ लोग गाड़ी पे सवार हैं, यानी यहाँ 10 लोग हैं जो इंडिविजुअल साइकिलों पे सवार हैं और ये 10 के 10 लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, ये 10 के 10 लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं। ठीक है, सपोज मैं कहता हूं कि ये 2 गाड़ियां हैं, यहां बल्कि 20 लोग कर देते, इस जगह पे पहुंचना है। क्लियर? अच्छा, अगर इनकी बात करें तो ये 20 के 20 लोग चूंकि इंडिविजुअल साइकिल पे, ये तो आजाद हैं, ये जिस मर्जी तरफ से चले जाएं, इस जगह पे उन्होंने पहुंचना है। लेकिन जो लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, अगर वो गाड़ी में ही रहें तो वो जब भी गाड़ी चलेगी तो जिस रूट से गाड़ी जाएगी उसी रूट से ये लोग जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि गाड़ी का रुख किसी और रूट का हो और इंडिविजुअली ये किसी और रूट से चले जाए, यानी उसी रूट को फॉलो करेंगे जिस रूट से ये गाड़ी। हाँ, ये वाली गाड़ी और ये वाली गाड़ी एक दूसरे से के लिहाज से अलग रूट फॉलो कर सकती है, लेकिन एक गाड़ी के सारे मुसाफिर कभी भी दूसरे रूट को फॉलो नहीं करेंगे जब तक वो इस गाड़ी के अंदर सवार।
हाँ, एक पॉसिबिलिटी है कि अगर कुछ लोग उतर के इस गाड़ी में आ जाए, कुछ लोग उतर के इस गाड़ी में आए, तो अब जो पहले थे वो इस गाड़ी के रूट को फॉलो करेंगे, इस वाले इस गाड़ी के रूट को फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पॉसिबल था कि कोई भी आप कह सकते हैं इंडिविजुअल जो साइकिल सवार है वो किसी भी रूट को, हो सकते कोई लंबा चक्कर खा के जाए, हो सकते कोई शॉर्टकट हो सकते हैं। तो यहाँ 20 के 20 लोग एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, उनकी मर्जी है, वो जब मर्जी यहाँ पहुंचे, घंटा पहले पहुंच जाए, घंटा बाद में पहुंच जाए, 2 घंटा बाद में पहुंच जाए। लेकिन यहाँ अगर गाड़ी यहाँ 4 बजे पहुंच रही है तो इसका मतलब है ये मुसाफिर अगर इसमें बैठे हुए हैं तो ये भी 4 बजे पहुंचे, ये अगर 5 बजे पहुंच रही, ये इसके मुसाफिर और इसके मुसाफिर एक दूसरे के लिहाज से तो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन एक गाड़ी में जितने भी मुसाफिर हैं वो गाड़ी पे डिपेंड कर रहे हैं। वो आप कह सकते हैं जिस रूट से, सपोज मैं कहता हूँ ये ए है, ये एक्स है, जिस रूट से ए जाएगा उसी रूट से एक्स जाएगा, क्योंकि वो सारे के सारे एक गाड़ी के सवार हैं। तो इसी तरह एक क्रोमोसोम पर जितने भी जीन्स होते हैं वो सारे आपस में जुड़े हुए होते हैं। जिस तरह से आप कह सकते हैं क्रोमोसोम मूव करेगा उसी तरह से ये जीन मूव करेगी, यानी ये पूरे ग्रुप की शक्ल में। अब मेंडल्स का ख्याल था कि हर जीन अलग-अलग इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, जस्ट लाइक ए साइकिल सवार। लेकिन अब रिसेंटली हमारे पास पता चला है कि क्रोमोसोम चूंकि जीन चूंकि क्रोमोसोम की गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो जिस तरफ से ये गाड़ी जाएगी, जिस तरह ये गाड़ी जाएगी, जीन्स उस पर जो मौजूद हैं वो सारे उसी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, यानी पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन उस जगह पहुंचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो जीन आपस में लिंक हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर सकते। तो मेंडल्स ने जो ट्रेट स्टडी किए थे बाय चांस, बस हम ये कह सकते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जब किसी कौम को इल्म देना हो, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे आपके मजहब के लिहाज से हो, तो अल्लाह ताला वहाँ ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि वो हर तरह से आप कह सकते हैं सूटेबल कंडीशन क्रिएट हो जाती है और वो एक नॉलेज निखर के सामने आता है। अब मेंडल्स ने 7 करैक्टर स्टडी किए हैं। कहा यह जाता है कि अगर वो 8वां करैक्टर स्टडी करता तो हो सकता है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को यानी प्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मेंडल्स ने जितने भी करैक्टर स्टडी किए वहां 2 पॉसिबिलिटी थी। या तो वो इंडिविजुअल क्रोमोसोम पे थे, क्योंकि 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जो जीन्स हैं वो एक दूसरे के लिहाज से इंडिपेंडेंट मूव करेंगे, या वो ऐसे करैक्टर थे जो क्रॉसिंग ओवर की वजह से आसानी से सेपरेट होकर इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते। यानी 2 पॉसिबिलिटी थी कि पी के पास जो मेंडल ने करैक्टर स्टडी किए हैं वो 7 थे, और पी के प्लस 7 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम यानी 14 क्रोमोसोम है। लेकिन जो करैक्टर मेंडल ने स्टडी किए थे वो सिर्फ 4 क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। अब मेंडल्स की खुशकिस्मती ये थी कि सिर्फ उसने उन करैक्टर को सिलेक्ट किया जो आइदर ऑन नॉन होमोलोगस, जो डिफरेंट क्रोमोसोम पे थे, या फिर वो क्रॉसिंग ओवर के जरिए से सेपरेट हो रहे थे, जिसकी वजह से मेंडल ने कहा कि जितने भी अलील्स हैं, एक करैक्टर के जो अलील हैं वो दूसरे के लिहाज से इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। लेकिन अब हमारे पास 2 तरह के करैक्टर हैं, कुछ मेंडल्स के लॉ को फॉलो करते हैं, कुछ मेंडल्स के लॉ को फॉलो नहीं करते। वो जीन्स जो एक क्रोमोसोम पर होते हैं उनको लिंक्ड जीन कहा जाता है। जैसे मैं कहता हूं कि ए और बी एक क्रोमोसोम पे ये लिंक है, लेकिन आप कह सकते हैं कोई और क्रोमोसोम पर एक्स और वाई। अब जो ए है वो एक्स के लिहाज से इंडिपेंडेंट है, लेकिन ए बी के लिहाज से लिंक है, तो ये ए बी के लिहाज से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन ए एक्स के लिहाज से इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए कि ए सपोज यहाँ आ जाए और आप कह सकते हैं एक्स यहाँ आ जाए, अब ए और बी एक दूसरे के लिहाज से इंडिपेंडेंट मूव करेगा, तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से जीन इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है अगर क्रॉसिंग ओवर हुई। लेकिन क्रॉसिंग ओवर आमतौर पे सेम क्रोमोसोम के दरमियान में होती है, इस वजह से ज्यादातर जीन का पूरा कॉम्बिनेशन ही आगे जाता है। तो मेंडल लकी क्यों था? मेंडल्स को क्रोमोसोम का नहीं पता था, लेकिन आजकल का रिसेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जीन्स किस पे मौजूद होते हैं, क्रोमोसोम पे, और जीन्स आगे कैसे जाएगा ये क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम किस तरह जा रहे हैं। यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स डिपेंड अपॉन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। अगर 2 आप कह सकते हैं जीन्स 2 मुख्तलिफ क्रोमोसोम पर हैं, तो चूंकि यहाँ क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं तो इस वजह से जीन्स भी इंडिपेंडेंटली जाएंगे, लेकिन एक क्रोमोसोम पर जो जीन्स होते हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं कर सकते। तो ये मेंडल्स की खुशकिस्मती थी कि उसने जितने भी करैक्टर स्टडी की हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो रहे थे।
अगर वो 8वां या 9वां और मजीद करैक्टर को स्टडी करता तो शायद वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ पेश नहीं कर सकता था। तो बहरहाल अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बाज़ दफ़ा करम होता है इंसानों के ऊपर कि जब अल्लाह ताला किसी इल्म को देना चाहता है तो वैसे हालात भी पैदा कर देते हैं। तो मेंडल ने जितना भी काम किया उसमें परफेक्शन जो है वो बाई लक हुई है। ये नहीं है कि उसने सोचा था भी मैं इस तरह स्टडी करूंगा। जो उसने सिलेक्ट, हाँ जाहिर बात है उसका कोई ना कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की ऑब्जर्वेशन तो थी, लेकिन रियल में क्या होना चाहिए था वो उसने बाई लकीली पेश किया। तो बहरहाल ये हमारे पास कैलकुलेशन है, आप कह सकते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए या डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। अब अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें हम डोमिनेंस को देखेंगे, क्योंकि मेंडल्स ने जितने भी करैक्टर स्टडी किए उसमें कंप्लीट डोमिनेंस हो रही थी कि एक करैक्टर शो होता था दूसरा मुकम्मल तौर पे छुप जाता। लेकिन जब मजीद आगे रिसर्च बढ़ी तो फिर डोमिनेंस के कुछ और रिलेशनशिप भी सामने आए, लेकिन उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।